सभी बच्चे जुड़ जाया करके। जल्दी से सभी स्टूडेंट्स जुड़ जाया करके। जल्दी से भाई सभी स्टूडेंट्स जुड़ जाया करके। क्लास हमारी लाइव हो चुकी है, हम लोगों को पढ़ना है आगे। जो हमारा भौतिक जगत चैप्टर चल रहा था, जिसके अंदर हम लोगों को केवल और केवल डेफिनेशंस के बारे में पढ़ना है, तो वही आगे डेफिनेशंस हम लोग स्टार्ट कर देंगे। तो 4-5 जो भी डेफिनेशन बची हैं उनको पढ़ लेंगे जल्दी जल्दी से। सभी बच्चे जल्दी से लाइव हो जाया करके। हम जो है आकर के जुड़ चुके हैं। भौतिक जगत जो हमारा चैप्टर चल रहा है छोटा सा, इसके अंदर बेसिकली कुछ परिभाषाओं को आपको बताया जाता है ताकि जो है आगे जो टर्म यूज होंगे आप जान पाए। और ये परिभाषाएं सब जो है क्लास 12 के कोर्स में इसलिए यहाँ पर बता दी जाती है। जल्दी से भाई जुड़ जाया करके। तो हमारी पहली हेडिंग कुछ कल जो है कुछ पढ़ा था, आज हमारी हेडिंग रहेगी बल। बल जिसे हम लोग कह रहे थे फोर्स, तो हेडिंग ये लगा लीजिएगा, बल जिसे हम लोग कहते हैं फोर्स। बल क्या है इसके बारे में जानेंगे। तो जुड़ गए होंगे सभी लोग। अब बल जानिए क्या है। बल जो है एक बाह्य कारक है, ये किसी भी सिस्टम के अंदर से नहीं, जबकि ये कहां से निकलता है, बाहर से लगाया जाने वाला एक फैक्टर है, कारक है। बल जो है एक क्या है, बल जो है एक बाह्य कारक है जो किसी भी अवस्था में, यानी जो वस्तु है, कोई भी वस्तु अवस्था में है, किसी भी अवस्था में है। अवस्था का मतलब या तो कोई वस्तु रुकी हुई है या तो कोई वस्तु गति कर रही है, यानी विरामावस्था में हो चाहे वो गति अवस्था में हो। तो बल जो है बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की अवस्था, चाहे विरामावस्था हो चाहे गति अवस्था, कर सकता है, परिवर्तन कर सकता है, उसके अंदर क्या कर सकता है, विराम अवस्था वाली चीज को। ठीक ठीक करा देंगे। दिव्या सिंह, हाँ करा देंगे अभी कह करके जो है हम मैथ वाले में आपको करा देंगे। चलिए आगे जो है क्या है, क्या कह रहे हैं, बल जो है एक बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन कर सकता है। यानी अगर कोई वस्तु रुकी हुई है तो उसको चला सकता है, अगर कोई वस्तु गतिमान है, चल रही है, तो उसको क्या कर सकता है, रोक सकता है। अगर जो है किसी वस्तु, अगर बल ऐसा भी कर सकता है कि मान लो वस्तु के आकार और जो उसकी आकृति है, यानी बल जो है वस्तु के आकार और आकृति में भी क्या कर सकता है, परिवर्तन। मान लीजिए यहाँ पर हमारे एक आयरन का ठोस जो है गोला है, आयरन, इसके ऊपर हम लोग हथौड़े से ठोक ठोक कर उसके आकार और आकृति में क्या कर सकते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं। यानी जो हथौड़ा ठोक रहे हैं, ये बल लगा रहे हैं, ताकत लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। तो क्या कहेंगे, बल बाह्य कारक होता है जो किसी वस्तु की अवस्था, विरामावस्था या गति अवस्था में परिवर्तन कर सकता है। बल किसी वस्तु की आकृति और आकार में भी परिवर्तन कर सकता है। जो हमारे बल होते हैं, प्रकृति में जो बल है वो मुख्य रूप से 4 बल उपस्थित होते हैं। प्रकृति के अंदर जो नेचुरल जो बल होते हैं वो कितने बल पाए जाते हैं, प्रकृति के रूप से 4 बल होते हैं। एक तो भाई जो गुरुत्वाकर्षण लगता है, जिसकी वजह से कोई भी चीज जमीन की ओर खिंचती चली जाती है, ग्रेविटी वाला बल जिसे कहते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। दूसरा होता है विद्युत और चुंबक के द्वारा लगने वाला विद्युत चुंबकीय बल जिसे कहते हैं।
तीसरा होता है प्रबल नाभिकीय बल, नाभिकों के बीच लगने वाला। ये अगर हमारा हाथ इस हाथ से जुड़ा हुआ है तो नाभिक जो हमारे एटम्स होंगे, एटम के अंदर जो न्यूक्लियस होंगे, नाभिक के अट्रैक्शन की वजह से, तो कुछ होते हैं प्रबल नाभिकीय बल और कुछ होते हैं दुर्बल नाभिकीय बल। तो प्रबल नाभिकीय बल और दुर्बल नाभिकीय बल, ये चार हो गए बल हमारे। कौन कौन से? गुरुत्वाकर्षण बल, दूसरा वैद्युत चुंबकीय बल, तीसरा प्रबल नाभिकीय बल और चौथा कौन सा हो गया? दुर्बल नाभिकीय बल। तो हम लोग बल की परिभाषा क्या कहेंगे? बल वह बाह्य कारक है जिससे किसी वस्तु की अवस्था विरामावस्था या गति अवस्था में परिवर्तन किया जा सकता है। बल से किसी वस्तु की आकृति और आकार में परिवर्तन भी किया जा सकता है। और प्रकृति में कितने बल पाए जाते हैं? चार जो है मूल बल पाए जाते हैं, फंडामेंटल बल पाए जाते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल, वैद्युत चुंबकीय बल, प्रबल नाभिकीय बल और दुर्बल नाभिकीय बल। तो चलिए भैया एक बार काले पेन से हेडिंग डालें, फिर हम इसको लिखाना स्टार्ट कर दें। इसको जो है भाई हम लिखाना स्टार्ट कर दें। बोर्ड पर हम लिखेंगे नहीं क्योंकि टाइम बहुत ही ज्यादा खर्च होता है। तो जल्दी से भाई एक बार जो है कमेंट कर दीजिए, हम आगे लिखाएं इसके। चलिए सभी बच्चे लिखें, बल वह बाह्य कारक है। नीले पेन से लिखेंगे इसके आगे, बल वह बाह्य कारक है। बल वह बाह्य कारक है। जैसे समझना हो, मान लीजिए कोई ये एक वस्तु रखा है द्रव्यमान m मास का, और ये इसकी स्पीड जो है कितनी है? 0 मीटर प्रति सेकेंड। 0 मीटर प्रति सेकेंड का मतलब ये क्या है? रुकी हुई। अगर इसमें हम फोर्स लगा दें, बल लगा दें, तो ये वाला जो हमारा गुटका होगा ये क्या करने लगेगा? कोई ना कोई स्पीड से चलने लगेगा। यानी यहाँ पर कोई चीज अगर विराम में है तो ये किस में आ गई है? गति में आ गई है। कुछ भी मान लो x मीटर प्रति सेकंड से चलने लगी। ये यहाँ पे मान लीजिए कोई एक द्रव्यमान जो है हमारा x मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से बढ़ रहा था आगे। अब इसको हमने बल लगा दिया अपोजिट डायरेक्शन में, तो धीरे धीरे यहाँ पर आकर हमारा ये वाला पिंड क्या हो जाएगा? 0 मीटर प्रति सेकंड यानी विराम में हो जाएगा। गति से कहाँ चला गया? ये विराम में। तो विराम से गति में भी जाया जा सकता है और गति से विराम में भी लाया जा सकता है। तो फोर्स के अंदर परिभाषा लिखेंगे, बल की परिभाषा लिखेंगे, बल वह बाह्य कारक है। लिखेंगे, बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की अवस्था, बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की अवस्था, ब्रैकेट में लिखेंगे विरामावस्था अथवा गति अवस्था। बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की अवस्था, ब्रैकेट में लिखेंगे विरामावस्था अथवा गति अवस्था में, अथवा गति अवस्था में परिवर्तन कर सकता है, अथवा गति अवस्था में परिवर्तन कर सकता है। विरामावस्था व गति अवस्था में भी परिवर्तन कर सकता है। फिर लिखेंगे आगे, बल वस्तु के आकार और आकृति में भी परिवर्तन कर सकता है। बल वस्तु के आकार और आकृति में भी परिवर्तन कर सकता है। बल वस्तु के आकार और आकृति में भी परिवर्तन कर सकता है। अगर लिख गया तो भाई कमेंट कर दीजिए सभी लोग। बल वस्तु के आकार और आकृति में भी परिवर्तन कर सकता है। अगर लिख गया तो कमेंट कर दीजिए। अगर लिख गया है तो कमेंट कर दीजिए जल्दी से। फिर जो है यहां तक लिख गया, आकार और आकृति में भी परिवर्तन हो सकता है। फिर नई लाइन से लिखेंगे, प्रकृति के चार मूल बल हैं। प्रकृति के चार मूल बल हैं। प्रकृति के चार मूल बल हैं। उन प्रकृति के चार मूल बल हैं, कौन कौन से हैं? पहला है हमारा गुरुत्वाकर्षण बल, दूसरा है हमारा वैद्युत चुंबकीय बल, तीसरा है हमारा
प्रबल नाभिकीय बल। चौथा है हमारा दुर्बल नाभिकीय बल। दुर्बल नाभिकीय बल, गुरुत्वाकर्षण बल, वैद्युत चुंबकीय बल, प्रबल नाभिकीय बल, दुर्बल नाभिकीय बल, ये चारों उतार लीजिएगा। ये प्रकृति के क्या है? चार मूल बल है। चारों ये बल उतार लीजिएगा भाई। लिख लिया है कि नहीं? लिख लिया है कि नहीं भाई? अगर लिख गया हो तो अगली हेडिंग डालिएगा। नई हेडिंग डालेंगे हम लोग, गुरुत्वाकर्षण बल। नई हेडिंग डालेंगे हम लोग, गुरुत्वाकर्षण बल। इंग्लिश में कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल हेडिंग डालेंगे। अब समझ लीजिए गुरुत्वाकर्षण बल लगता किसमें है, किस वजह से लगता है। मान लीजिए कोई ये एक पिंड रखा हुआ है, ये कोई एक पिंड रखा हुआ है, ये m1 मास का है, ये मान लीजिए m2 द्रव्यमान मास का है। अब इस पिंड और इस पिंड का अपना अपना कुछ मास है, इसका m1 है, इसका m2 है, जो इसके द्रव्यमान के कारण जो है किन्हीं दो पिंडों में जो द्रव्यमान है, इन द्रव्यमान के कारण ये m1 जो है इस m2 को खींच रहा होगा, इसको खींच रहा होगा, और ये m2 इस m1 को खींच रहा होगा। किसकी वजह से ये एक दूसरे को अपनी ओर खींच रहे हैं? द्रव्यमान के कारण। जो द्रव्यमान के कारण जब आकर्षण होता है, जब किन्हीं पिंड में उनके द्रव्यमान के कारण आकर्षण हो, और याद रखना कभी भी दो द्रव्यमान एक दूसरे को दूर नहीं भगाएंगे, प्रतिकर्षित नहीं करेंगे। हमेशा हमेशा के लिए दो द्रव्यमान आपस में हमेशा पास खींचते हैं, आकर्षित करते हैं द्रव्यमान। तो जब कभी भी इस तरीके से हो कि किन्हीं दो पिंडों के बीच उनके द्रव्यमान के कारण क्या हो, लगने वाला बल जो होता है उसे ही कहते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। नाम ही में छुपा रखा है, देखो आकर्षण लिखा है, यानी ये कभी भी प्रतिकर्षण नहीं होगा, दूर नहीं भगाएगा, हमेशा हमेशा के लिए क्या करेगा, दो पिंड होंगे ऐसे जिनके खुद के द्रव्यमान है, तो वो हमेशा एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, तो उन्हें कहते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। तो क्या कहेंगे, किन्हीं दो पिंडों के बीच उनके द्रव्यमान के कारण, किन्हीं दो पिंडों के बीच उनके द्रव्यमान के कारण लगने वाले बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। चलिए भाई, गुरुत्वाकर्षण बल के अंदर लिखिए नीले पेन से, गुरुत्वाकर्षण बल के अंदर लिखिए नीले पेन से, किन्हीं दो पिंडों के बीच उनके द्रव्यमान के कारण, नीले पेन से लिखना है इसके अंदर, किन्हीं दो पिंडों के बीच उनके द्रव्यमान के कारण, किन्हीं दो पिंडों के बीच उनके द्रव्यमान के कारण लगने वाले बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। किन्हीं दो पिंडों के बीच उनके द्रव्यमान के कारण लगने वाले बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। लगने वाले बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। अगली हेडिंग डालेंगे, न्यूटन के सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण के नियम अनुसार, न्यूटन के सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम
मानुसार। अगली हेडिंग ये डालिए भाई, यहां तक लिख लिया होगा किन्हीं दो पिंडों के बीच उनके द्रव्यमान के कारण लगने वाले बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। फिर नई हेडिंग डाल लीजिए, न्यूटन के सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियमानुसार। अब सुनिए, इन्होंने क्या बताया, न्यूटन ने कहा कि कोई भी दो पिंड है, मान लीजिए m1 है और ये m2 है और ये r दूरी पर रखे हुए हैं, जो इनके बीच की दूरी है ये r है। तो इन्होंने कहा कि जो कोई भी दो पिंड है, किन्हीं भी दो पिंड के बीच जो लग रहा है गुरुत्वाकर्षण बल, उन दोनों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती है। आहे के समानुपाती है, दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती है। और फिर कहा कि जो दोनों पिंडों के बीच की दूरी r, उनके व्युत्क्रमानुपाती, उनके वर्ग के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती, यानी किसके व्युत्क्रमानुपाती है, आर स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती है। तो लिखेंगे सबसे पहले इसके अंदर न्यूटन के सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियमानुसार लिख लिया होगा। अब इसके अंदर सबसे पहले तो ये फिगर बनाएंगे हम लोग, m1 ये m2 दूरी पर है, r दूरी ये हो गई। तो नंबर एक बात बताई क्या कि गुरुत्वाकर्षण बल पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है, समानुपाती होता है। नंबर बात होता है ये बताए, यानी F समानुपाती m1 m2, द्रव्यमान का कर दिया गुणनफल, समानुपाती किसके, गुरुत्वाकर्षण बल के, तो ये समानुपाती हुए। दूसरी बात बताई, दूसरी बात कही कि जो उनके बीच की दूरी है, उनके क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती, उनके बीच की दूरी के क्या होते हैं, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। तो लिखेंगे गुरुत्वाकर्षण बल दो पिंडों के बीच की दूरी के, दो पिंडों के बीच की दूरी के वर्ग के, दूरी के वर्ग के यानी स्क्वायर के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो F समानुपाती, ये व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है अपान में, कहा है कि दूरी के वर्ग, यानी r है, r का वर्ग ले लीजिए, r का स्क्वायर। दूसरी समीकरण हो गई। अब ये हमने दो चीजें, ये गुरुत्वाकर्षण का नियम चल रहा है भैया न्यूटन का। अब क्या करेंगे, क्या कहेंगे, समीकरण पहली और दूसरी से, समीकरण 1 व 2 को मिलाने पर दिख रहा होगा सभी को, तो लिखेंगे F समानुपाती m1 m2 अपान में r स्क्वायर। ये आ गया भैया। अगर समानुपात हटाते हैं तो क्या लाते हैं हम लोग, नियतांक लाते हैं, और नियतांक के साथ साथ क्या करते हैं हम लोग, बराबर ले आते हैं। तो क्या यहाँ पर लिख लेते हैं इसको, तो समानुपात हटाते हैं, तो हमने समानुपात हटाया, बराबर के साथ नियतांक लिया है g, और m1 m2 अपान में r स्क्वायर रहा। तो ये सूत्र आ गया हमारा गुरुत्वाकर्षण का, F बराबर G m1 m2 अपान में r स्क्वायर, और G क्या है यहाँ पर, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। तो लिखेंगे जहां G सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है और G का मान होता है 6.6 इंटू 10 की पावर -11। 6.6 G का मान होता है भैया 6.67 इंटू 10 की पावर -11। अगर इसकी अगर हम लोग क्या लिखना चाहें, मात्रक, बताइए मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर। मात्रक अगर लिखें न्यूटन मीटर स्क्वायर अपान में
किलोग्राम का स्क्वायर, केजी का। तो ये हो जाता है हमारा गुरुत्वाकर्षण की मात्रक। वैल्यू याद रखना होगा हमें, g बराबर 6.67 इंटू 10⁻11। और इसका मात्रक कैसे निकाला, g को इधर रखिए, r है बटे में, इधर ले जाइए मल्टीप्लाई में, ये है गुणा में, ये आएगा बटे में। तो बल का मात्रक न्यूटन, दूरी का मात्रक मीटर स्क्वायर, स्क्वायर है तो स्क्वायर, और द्रव्यमान दो है, एक द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, तो दो है तो केजी स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपान में केजी स्क्वायर। अब जो ये हो गया हमारा कौन सा, न्यूटन के सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण बल जो हो गया। इसको भाई उतार लीजिए जल्दी से, जल्दी से इसको उतारिए फिर आगे बढ़ा जाए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सभी के समझ में आ रहा होगा। क्लियर है कि नहीं, एक बार कमेंट कर दीजिए, सारी चीजें क्लियर है कि नहीं, एक बार भाई कमेंट कर दीजिए सभी लोग, भैया कमेंट करिए कि क्लियर है कि नहीं है। अनूप कुमार, मोहित कुमार, मानसी, अंशी, अंशिका, दिव्या सिंह, जितने भी लोग हैं कमेंट करिए कि ये सारी चीजें क्लियर है कि नहीं। इसको जल्दी से भाई नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में। यही है हमारा न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम, यही है न्यूटन का। जब ये सब उतर जाए, ये सब लिख जाए पूरा नियम, तो उसके बाद लिखना है आपको नोट में, नोट में नीचे लिखना है, नोट में लिखना है, जब सब कुछ लिख जाए पूरा नियम, उसके बाद सबसे नीचे लिखना है आपको, नोट में लिखिए, गुरुत्वाकर्षण बल प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे क्षीण बल है। क्षीण का मतलब कमजोर। जैसे मान लीजिए ये हमारा मोबाइल है, ये इसके अंदर भी एक द्रव्यमान है, ये हमारा मार्कर है, इसके अंदर भी द्रव्यमान है, तो ये एक दूसरे को आकर्षित नहीं कर रहे, यानी और बल्कि न्यूटन का नियम क्या कहता है कि द्रव्यमानों के गुणनफल, यानी दूरी एकदम पास कर दी तब भी ये हम जो है आपस में ये खींच नहीं पा रहे हैं, अट्रैक्ट, यानी बहुत ही दुर्बल बल है। तो लिखेंगे गुरुत्वाकर्षण बल प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे क्षीण कमजोर बल होता है। क्षीण का मतलब होता है कमजोर, यानी दुर्बल। इसमें लिखना है गुरुत्वाकर्षण बल प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे क्षीण बल है। इसको हटा दिया जाए भैया, अगली हेडिंग डलाई जाए इसके अंदर कि नहीं, ये उतार लिया है कि नहीं सभी लोगों ने, एक बार कमेंट कर दीजिए, सभी लोगों ने उतार लिया है इसको, सभी ने उतार लिया है इसको। सभी ने इसको उतार लिया कि नहीं, चलिए अगली हेडिंग डालते हैं हम लोग। अगली हेडिंग रहेगी हमारी वैद्युत चुंबकीय बल। हेडिंग डाल लीजिएगा, आज पढ़ेंगे कल हम लोग। हेडिंग है हमारी वैद्युत चुंबकीय बल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, वैद्युत चुंबकीय बल। चलिए फिर आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, कल मिलेंगे अगले क्लास के अंदर, अगले कुछ नियम के अनुसार नियम बताए जाएंगे उसमें, फिर हम लोग चालू कर देंगे सदिश विश्लेषण।